प्रैक्टिस का दौर अब खत्म हो चुका है, यानी कि थ्रो डाउन्स की अब जरूरत नहीं है। अब आपको जाके मैदान पर टेक डाउन करना है, यानी कि अपने ओपोनेंट को मैदान पर घुटने पे लाना है और वो मुकाबला जीतकर आपको फाइनल में अपनी जगह बनानी है। हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल के संग्राम की, जहां पर हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे, आईसीसी नॉकआउट मैचेस में नजर डालेंगे, तो फिर आपको थोड़ा डर जरूर लगेगा। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमी पर न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड पर आप नजर डालेंगे, तो फिर आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको नजर आएगा कि भारतीय टीम मैदान पर एग्रेशन किस तरह से दिखाती है। और खासतौर से टेंशन की बात करें तो वो किस तरह से ओपोनेंट टीम को अपने मैदान पर अपनी पिचेस पर देती है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या एग्रेशन भारतीय टीम का एक बार फिर न्यूजीलैंड पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार हम लीग मैच में हरा चुके हैं और अब बारी सेमीफाइनल मुकाबले की। हमारे साथ ऋतिक है, हमारे साथ जय और अंश है। आज हमारी टोली आ पहुंची है क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर हम थोड़ी बहुत टेक्निक की भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत टेम्परामेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है जहां पर आप तीनों डिपार्टमेंट में अगर अच्छे हैं तभी आप जाके ये मुकाबला जीत पाएंगे। तो जय, आपके हाथ में बैट है और आपका लुक जो है विराट कोहली टाइप लगता है हमेशा से। तो विराट के लिए भी बड़ा मैच और सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा मैच है। तीन इंपॉर्टेंट बातें अगर आपसे जाननी होगी, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करना चाहिए और नॉकआउट में क्या हमने गड़बड़ किया जो उसमें सुधारना है इस मुकाबले में। सर, सबसे पहले आपने विराट कोहली के साथ मेरे को कंपैरिजन कर दिया, मेरा जीवन सफल हो चुका है। और अगर बात करें सर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो जो मैंने देखा है कि एक तो हम अगर जो 1987 का वर्ल्ड कप की बात करें, 96 वर्ल्ड कप, फिर जो 15 और 19 वर्ल्ड कप भी हारे, उसमें हम हारे मेजरली बैटिंग की वजह से, क्योंकि चेज करते हुए हमने स्कोर वो नहीं किया था, टारगेट चेज नहीं किया था। तो मेरे को लगता है कि जो बल्लेबाजी में शुरुआत में हम लोग जल्दी विकेट से देते हैं, वो चीज़ अवॉइड कर पाए तो बहुत बढ़िया। और विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस टेम्पलेट के साथ खेल रहे हैं, उसी टेम्पलेट के साथ चलते रहेंगे। अच्छी बात ये भी है, इस बार हमारे बल्लेबाज काफ़ी अच्छी फॉर्म में, ऑल्दो हर बार ही होते हैं तो कोई नई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि जब नॉकआउट मैच आता है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक वो चीज़ होगी कि यहाँ पे प्रेशर हैंडल करना शायद ईजी होगा, बिकॉज कॉन्फिडेंट है टीम इस बार ज़्यादा, बिकॉज आपकी बॉलिंग भी उतनी अच्छी हो रही है जितनी आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है। तो उस लिहाज से मेरे को लगता है कि जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, बट बैटिंग पे फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा कि भाई जिस तरह के हम बल्लेबाजी करते हैं वैसे ही रहे। रोहित शर्मा है, चाहे आप विराट कोहली की बात करो। दूसरी तीसरी चीज़ अच्छी है कि हमारे सारे बल्लेबाज फॉर्म में है, चार बल्लेबाजों ने शतक, सारे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे थ्रो डाउन वाली जो चीज़ है वो मैंने अपने हाथ में क्यों ले रखी है। दरअसल मैं लेफ्ट हैंडर और ट्रेंट बोल्ट जिस तरह से बॉल गिराते हैं, आज भारतीय टीम ने प्रैक्टिस भी वैसी की है, क्योंकि मैं मुंबई में हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने बताया कि थ्रो डाउन की बहुत खास तौर पर प्रैक्टिस की गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखाऊं कि थ्रो डाउन एक तो होता कैसे। देखिए, ये सीम एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे अगर है तो बॉल एकदम ट्रेंट बोल्ट के जैसा गिरेगा अगर आप लेफ्ट आर्म से करते हैं। और आपको बता दें, हिंदुस्तान की टीम के साथ एक लेफ्ट आर्म से थ्रो डाउन करने वाला भी चलता है, राइट हैंड से तो वही है, एक लेफ्ट आर्म भी चलता है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जिस तरह से थोड़ी बहुत मुश्किल आई भारतीय टीम को, उससे वो पार पाना चाहते हैं। अब ऋतिक, थ्रो डाउन का कुछ फायदा होगा आपको लग रहा है? क्योंकि थ्रो डाउन तो बहुत होते हैं, लेकिन जितने नॉकआउट मैचेस आते हैं फिर हमारा थ्रो डाउन हो जाता है। बिल्कुल, तो इस बार थ्रो डाउन तो नहीं होगा टीम का? देखिए, इस बार उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि कंडीशंस भी अपनी है। पहले तो कंडीशन इंग्लैंड की थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थी 2015 में। तो खैर, कंडीशंस भी अपनी। शुरुआत की अगर आप 15 गेंदे सही खेल जाएंगे, शुरुआत की 15 गेंदे और कुछ वक्त आधा घंटा शुरुआत का बिता लेंगे, अगर पहले बल्लेबाजी हमारी टीम की आती तो फिर सब हो जाएगा, सब पार पा लेंगे। इस थ्रो डाउन की जरा आपने बात करी, तो इससे मुझे लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ठीक है ये सब, और एंगल के लिए बहुत अच्छा है जो लेफ्ट आर्म पेसर का आता है। पर लेकिन जो रॉ होता है लेफ्ट आर्म पेसर का, वो तो फिर वही करता है सर, हरकतें भी वही कराता है। बिल्कुल यार, अब क्योंकि थ्रो डाउन की बात भी हो गई, टेक डाउन की भी बात कर लेते हैं आज थोड़ी। क्या होने वाला है थ्रो डाउन से टेक डाउन तक का सफर? सर, सफ़र तो कल पता चली जाएगा। और सारी बातें सर, ट्रेंट बोल्ट की भी बात की, और कहीं ना कहीं टीम सऊदी भी थोड़ा सा तो परेशानी करेंगे शुरुआत में नई बॉल से, क्योंकि सर हमने देखा पूरे वर्ल्ड कप में अंडर लाइट्स भी बहुत मुश्किल हुई है बल्लेबाजी करना, और शुरुआत में तो होगी, शुरुआत के 5-6 ओवर्स। तो मेरे हिसाब से सर, अभी जय ने भी 1987 वर्ल्ड कप की बात की, वहाँ ग्राहम गूच थे, उसके बाद 2015 में बात करें स्टीव स्मिथ थे, रिकी पॉन्टिंग थे। ऐसा कोई तो ना आ जाए बस गलती से कि कोई एक तो सर ऐसा प्लेयर होता है आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। आज मैं वो वीडियो भी बना रहा था कि हर वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड सा चलता आया है कि एक प्लेयर आता है, वो इतने रन बना देता है कि हम चेज ही नहीं कर पाते। तो बस अब ऐसा हो कि बॉलर चलें तो सही, पर इंडिया के चलें, ट्रेंड बोल्ट ना चले, जसप्रीत बुमराह चले, मोहम्मद शमी चले, और जब बैटिंग की बारी आए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा बना दे बस रन। 87 क्योंकि वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया,
तब आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं पैदा भी नहीं हुए थे। बट एक चीज जो उस समय थी जिसका डर था हिंदुस्तान को, वो स्वीप शॉट खेले गए बहुत ज्यादा। जी सर। इस बार भी डर है क्योंकि न्यूजीलैंड कैपेबल है स्वीप शॉट खेलने में, और उनके पास जो लेफ्ट हैंडर्स है, रचिन रविंद्रा की बात करें या डेवन कॉनवे की बात कर लें, या नीचे हम जाएं तो लैथम और मिस सैटनर है उनके पास। कैसे आप देख रहे हैं ऋतिक, ये जो एक पर्टिकुलर शॉट है, एक भूत बन के भारतीय टीम के पीछे होता है, और खासतौर से जो हमारे स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट ये शॉट अप्लाई किया ही जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में बैट है, ये बड़ा मुश्किल होता है एक गेंदबाज के लिए भी कि आप साइकोलॉजी कैसे बैट्समैन की पढ़ें। बिल्कुल सर, क्योंकि जब बल्लेबाज स्वीप शॉट खेलने लग जाए इसका मतलब ये है कि उसको जो है समझ नहीं आ रही मोस्ट ऑफ द गेंदें, क्योंकि यार ना उसको पीछे जाने का वक्त मिल रहा है ना उसको आगे जाने का वक्त मिल रहा है। और मोस्टली जो बल्लेबाज होते हैं, आप मान लीजिए लेफ्ट हैंडर्स, राइट हैंडर्स, कुलदीप यादव के खिलाफ ही जो है स्वीप शॉट्स खेलते हैं। और देखिए सर, फील्ड सेटिंग और कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें बहुत रोल होगा कि किस तरीके से आप जो है स्वीप खेलने से उनको रोकते हैं और साथ ही साथ फील्ड क्या लगाते हैं उनके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं रोहित का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। चलिए, रोहित का रोल तो इंपॉर्टेंट होगा। केन विलियमसन वर्सेस रोहित आप मुकाबला देख रहे हैं, एक अच्छे कैप्टन है विलियमसन की बात करें, उनके नाम अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं। रोहित शर्मा के साथ अच्छी बात ये है कि वो अपने मैदान पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं मुंबई में। बिल्कुल सर। सर एक्सपीरियंस की बात करो तो बहुत ज़्यादा है, मुंबई में ही पले बड़े हैं, मुंबई से ही आते हैं, तो ओवरऑल जो उनको सर्कमस्टांसेस के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे को लगता है सबसे बेहतरीन लेवल पे होगी इस वक्त पे, अगर आप बोलो। और आईपीएल का एक्सपीरियंस वो भी वहाँ पे काम आएगा, वाइट बॉल क्रिकेट का कहीं ना कहीं। तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एज है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और पूरी इंडियन टीम के पास भी। ऑफकोर्स की हो रहा है वानखेड़े में मैच हो रहा है, लेकिन वानखेड़े से फिर यादें थोड़ी खट्टी मीठी हैं, वो वाली बात करें तो एक और मौका विराट के पास, स्टैचू लग गया है सचिन तेंदुलकर का, एक और मौका मास्टर के सामने, उनका ही रिकॉर्ड तोड़ते। पहले तो बराबर करने की बात थी श्रीलंका के खिलाफ, इत्तेफाक से वो आउट हो गए 80 ऑड रन पे, उन्हीं के शहर में, उनके ही शहर में मुकाबला। और इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता कि आप सचिन के सामने शतक लगाएं, उनके सामने मैच जिताएं और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाए। बिल्कुल सर, फ्लैशबैक में चले गए होंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू आया था उनका कि जब 2011 वर्ल्ड कप में आया था तो सब लोग शांत हो गए थे, कोई मुझे चेयर ही नहीं कर रहा था कि भाई मैं भी खेलना जानता हूँ, मैं 11 नंबर का प्लेयर नहीं हूँ। लेकिन अब एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब विराट कोहली उतरेंगे तो सारी ऑडियंस उन्हीं के पीछे होगी। सब चाहेंगे कि विराट कोहली तो रन बनाए, सामने प्रिंस भी हैं, उनसे पहले बैटिंग करने आएंगे। और वो जो पास किया था सचिन ने कोहली को, वो मौका कोहली के पास भी है कि अब शुभमन गिल और विराट कोहली एक ऐसी पारी खेल दें कि आने वाले समय तक याद रखी जाए। बिल्कुल। और देखिए, जो भारतीय टीम का अभी तक रन रहा है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 9 मैचेस आप जीते, आप सभी से ये सवाल है, क्या डर लग रहा है? लॉ ऑफ एवरेजेस की बात हमेशा हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत ज़हन में डर है, क्योंकि जब आप मैदान पे आते हैं ना तो हमेशा लगता है हम लोग के पीछे भी देखिए क्रिकेट मैच चल रहा है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेजेस का होता है कि 2 अच्छे शॉट आप मारेंगे, तीसरी आप मिस भी कर सकते हैं। ये है ज़हन में आप लोगों के, है थोड़ा सा भी? मेरे तो है सर डर। अब सामने न्यूजीलैंड ना होती तो थोड़ा बहुत डर कम होता, पर न्यूजीलैंड है, वो 2019 का जो फ्लैशबैक सर अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि किस तरीके से आते हैं, वो फुटबॉल स्कोर में तब्दील कर देते हैं, ट्रेंट बोल्ट और ये सब। ठीक है, शुरुआत के कुछ मिनट बिता लेंगे क्रीज पर सर, फिर उसके बाद बैटिंग विकेट है, फिर रोहित शर्मा जो यहाँ पर गेंदें लगेगी ना, यहाँ पर उस देखने का मजा है। वानखेड़े तो आप जानते हैं कंडीशन, रोहित बहुत बेहतर जानते हैं और जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतर जानते हैं कंडीशंस को, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद गेम अपना। ये अंशा, जब भी हम बात होती है सब कॉन्टिनेंट में मैचेस की, तो अक्सर हम बैट्समैनों का बहुत जिक्र करते हैं कि ये बैट्समैन रन बनाएगा, ये बैट्समैन शतक लगा देगा, दोहरा शतक लगा देगा। ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जहाँ पे गेंदबाजों की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। शमी, बुमराह, सिराज ने तो पूरी महफिल ही लूट ली है। लॉ ऑफ एवरेजेस बॉलर पे भी आता है एक ना एक दिन। आप एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, आपने देखा होगा उस दिन 3 बल्लेबाजों ने गेंदबाजी की, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और रोहित, जिसमें विराट और रोहित ने विकेटें भी ली। अब कैसे आप देख रही है साइकोलॉजिकली, क्या कप्तान रेडी करना चाह रहे कि एक दिन खराब आएगा तो हो सकता है हमें गेंदबाजी करनी पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया नॉकआउट्स गेम खेलती है, अभी लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। और सर अभी क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रन्स ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ है कि विराट कोहली ऊपर से आउट हो जाए, रोहित भी आउट हो जाए और एक बड़ी टीम सामने हो। 2015 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, 300 रन बन गए थे, चेज करते समय हमारे आउट हुए थे ऊपर से। 2003 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, 350 हम चेज कर रहे थे, ऊपर से जल्दी आउट हुए तो फिर हमसे रन नहीं बने, और अब तक ऐसा एक भी मैच में नहीं हुआ है। तो बोलर्स की भी आपने बात की सर, बोलर्स का भी एक दिन तो आएगा ही ना सर। अब तक बहुत अच्छा चल रहे हैं। पिछले मैच में देखिए सर, शमी को पहला मैच ऐसा हुआ कि 6 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की, वरना अब तक शानदार गेंदबाजी उन्होंने भी की है। और अब तक सर पूरा वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से देखिए तो सिर्फ न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा कंपटीशन दिया था, जब डेराइल मिचेल ने शतक लगाया था, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी इंजर्ड हो गए थे उस मैच में, लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड हो गए थे, अब सब वापस आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा तो डर लग रहा है सर मैच में जाने से। कितने % आप देना चाहेंगे? मतलब एडवांटेज थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। मैं तो अब तमाम क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी करके आ रहा हूँ, सुबह से लगा हूँ, ज़्यादातर ही, इवन पाकिस्तान में एक बज़ है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है।
और पाकिस्तान के फैंस ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हराना नामुमकिन है। ये जब बातें आप जैसे मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार वाकई ऐसा होने वाला है क्या? आप लोग को क्या लग रहा है, आपको कितने % चांस लग रहा है कि इंडिया फाइनल में जा रहा है? सर चांसेस मेरे को 70-30 है कि 70% हो जाएगा, जस्ट इन केस, क्योंकि हमें पता है कि नॉकआउट्स में रिकॉर्ड जिस तरह का रहा है, और नॉकआउट्स वाली वो वाली बात है कि आपने चाहे किस तरह का भी लीग मैचेस खेले हो, इट डजंट मैटर, आपको उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, उस दिन अगर आप बेहतर खेलोगे तो आप आगे जाओगे। तो डर तो सर है ही, डर का माहौल है, दिल धक धक करेला है, और अभी बात करते हुए सर दिल धक धक कर रहा है कि क्या होने वाला है कल वाले मैच में, कोई आइडिया नहीं है, और बहुत अनसर्टिनिटी फील हो रही है, क्योंकि 2011 का हम रेफरेंस लेते हैं क्योंकि हम वो वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें एक मैच हारे थे, यहाँ एक भी नहीं हारे, कि अगर वो पैटर्न फॉलो करना है कि शायद एक हार जाते तो थोड़ा सा हो जाता कि भाई चलो एवरेज हो गया है, जो एवरेजिंग की हम बात करें, लॉ ऑफ एवरेजेस की, अब वो नहीं हुआ है, तो अब वो ये यहाँ पे अब नहीं चाहिए भाई। अब इस बार है ना, हम ऐसा कर सकते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन भी हो जाती है, तो इस साल शायद से वो एक्सेप्शन होने करते हुए देख ले इंडियन टीम यहाँ पे कि भाई हम अलग है, हम सारे ही मैच जीत के जाएंगे यहाँ पे। चलिए आप तीनों के पास एक एक सवाल मेरे लिए क्या है बताइए, सर, फाइनल को जुड़ा हुआ। MS धोनी हर बार नीचे आके रन बनाया, 15 में भी 2019 में भी हमने देखा है, हर बार थोड़ा बहुत कश्ती को थोड़ा सा आगे चलाने की कोशिश की है, इस बार वो है नहीं, और जो मिडिल ऑर्डर है कंपैरेटिवली कंपेयर टू उस टाइम का स्क्वाड, वो थोड़ा सा वीक कह सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है यहाँ पर, सूर्य कुमार यादव की फॉर्म का हमें कोई अंदेशा है नहीं इतना खास, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिली नहीं है पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो ज़्यादा। तो अब आपके लिए कौन होगा वो प्लेयर जो नीचे आके इनकेस अगर ऐसे कोई शुरुआत में झटके लगते हैं इंडियन टीम को, तो वो कौन संभाल के जाएगा? मेरे लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में जो मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव से ऊपर बैटिंग तो रविंद्र जडेजा को कराना चाहिए। आप उनको एज अ फिनिशर खिलाइए नीचे, जिनको 15-20 बॉलें मिले हैं उसमें वो 30-40 रन बना दें, क्योंकि देखिए उनका जो माइंडसेट है वो T20 वाला है, हम सब जानते हैं। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप रविंद्र जडेजा को इस मैच में प्रमोट करें, तो लेफ्ट हैंडर आप ऊपर ले आएंगे, थोड़ा सा अनसेटल करेंगे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, और वो सरप्राइज आप कर सकते हो ये करके। तो मेरे लिए ये एक बड़ा ये मूव हो सकता है, रविंद्र जडेजा को आप ऊपर कराएं। और देखिए हम बैटिंग बहुत अच्छी हम कर रहे हैं, एक आध मैच अगर एक दो बैट्समैन नहीं भी चलते, जिस तरह से के राहुल और श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया, बहुत डोमिनेटिंग बैटिंग की, और वो एक्चुअली एक संकेत देना चाहती थी भारतीय टीम, अगर आप वो मैच देखे तो, कि हम आए यहाँ पे और हम रूल करेंगे इस वर्ल्ड कप में। 9 मैचेस जीतना। आज बासित अली का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनका ये कहना है इंडिया तो जीत चुका है वर्ल्ड कप, कह रहे वो एक मैच हार जाए वो सेमीफाइनल वो कोई नहीं है, लेकिन 9 मैचेस लगातार जीतना, कह रहे आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो आपने एक दहशत पैदा कर दी, और वो दहशत ही मुझे लग रहा है सेमीफाइनल हरवाएगी न्यूजीलैंड को। सर मेरा सवाल तो गेंदबाजी को लेकर ये है, अभी आपने कहा कि इतने सारे गेंदबाजों ने बॉलिंग करी क्योंकि शायद वो ऑप्शंस की तरफ देखना चाहते थे, लेकिन सर क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि हमने डोमिनेट किया है, पूरी गेंदबाजी ने डोमिनेट किया है, ऊपर से विकेट्स चटका रहे थे, शमी की बात कर ले, बुमराह की कर ले, लेकिन एक अजम्पशन मान लीजिए कि कॉनवे और रचिंद्र ने अच्छी शुरुआत कर दी, 10 ओवर्स में 80 रन लगा दिए, उसके बाद वानखेड़े की पिच पर शुरुआती ओवर्स में हो सकता है कुलदीप को उतना ज्यादा टर्न ना मिले, ऐसे में जब आपके ऊपर से प्रेशर आएगा, जब फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं निकालेंगे, तो क्या आपको छठे बॉलर की कमी महसूस होगी? देखिए बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है, और ये मेरे दिमाग में बहुत बड़े से चल रहा है, खासतौर से जब से मैं श्रीलंका वाला मैच कवर करके आया हूँ, क्योंकि मुझे याद है इनिशियली मधुशंकर ने आउट किया रोहित शर्मा को, और जैसे ही वो मीडियम पेसर्स का स्पेल खत्म हुआ, स्पिनर आया तो ईज आउट हो गया मैच, और मैच खुल गया पूरी तरह से। फिर विराट ने जिस तरह बैटिंग की, फिर के राहुल ने वहाँ पे अच्छे रन बनाए, तो मैच खुल सकता है। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और भारत को बहुत ही जिस तरह का बुमराह ने स्टार्ट दिया है, जिस तरह का सिराज ने विकेटें निकाली हैं, आप पहले 10 ओवर में अगर विकेट नहीं निकालते और 60 रन का भी स्टार्ट है न्यूजीलैंड के पास, देन ट्रबल आएगी, आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन की कमी वहाँ खेलेगी। तो मे भी विराट कोहली को कुछ ओवर डालने पड़ जाए, हालांकि वो डाउन द लेग एक विकेट मिल गया है, बड़े कॉन्फिडेंट भी हो गए, ताली वाली भी बजवा ली उन्होंने अपने लिए, बट वो एक 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको मुझे लग रहा है जब इस तरह के क्रंच मैचेस आते हैं जहाँ पे प्रेशर आ सकता है बॉलर्स पे, मे बी विराट कोहली को 4-5 ओवर डालने पड़ जाए। चलिए सर अब मेरी बारी है, अंश ने पूछ लिया, जय ने पूछ लिया, पर ये है कि देखिए सर इस पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत में सिराज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने लय पकड़ी, अपनी विकेट लगातार ले रहे थे, शमी और बुमराह शुरुआत में अच्छे, पर सर मान लीजिए अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उस निक में बुमराह और शमी नहीं आ पाते, तो हमारे पास क्या सिराज के पास इतनी एबिलिटी है कि मान लीजिए उनके साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ गेंदबाजी करते हुए, या उनके साथ लैब के साथ गेंदबाजी करते हुए कुछ ना कुछ जो है न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को बिखेर सकते हैं? क्योंकि रचिन रविंद्रन के पक्ष में एक चीज़ जाती है कि जिस गेंदबाज का बुरा दिन होता है बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं और उन्हीं को टारगेट करते हैं वो। ठीक है, रचिन रविंद्र मेरे लिए तो ट्रम्प कार्ड है। पहले तो न्यूजीलैंड को अगर आपको हराना है तो उनका विकेट आपको निकालना पड़ेगा जल्दी। और देखिए लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग कोई बॉलिंग अटैक है तो हमारे पास है, क्योंकि जब आप राउंड द विकेट, हमारे तीनों गेंदबाज आते हैं, जब हवा में अंदर आता है देन वो पिच करके बाहर जाता है, जो सीम करने की बॉल कहते हैं। हमेशा कहते हैं ना, स्विंग तो आप पकड़ सकते हैं, सीम कहाँ करेगा, बाहर जाएगा अंदर आएगा किसी को पता नहीं होता है।
तो इतना सीम हिट करते हैं वो, चाहे शमी हो, चाहे सिराज हो या जसप्रीत बुमराह, तो रचिन रविंद्रा के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लग रहा है। अगर उन्होंने इंडिया के खिलाफ रन बना दिया तो मैं मानूंगा, एक इनिंग मैंने देखी धर्मशाला में, बहुत अच्छा खेले थे वो। बट मैं चाहता हूँ कि इस नॉकआउट मैच में अगर वो अच्छा खेलेंगे तो उनकी एक बड़ी इमेज बन जाएगी और बहुत चैलेंजिंग होगा शमी, सिराज और बुमराह के अगेंस्ट रन करना इनिशियली, पहले नई बॉल के साथ। अगर रन नहीं बनते, अगर वो रन बना जाते हैं देन प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ जो बैटिंग करते हैं, डेवन कॉनवे को भी हमने देखा है और रचिन रविंद्रा को अच्छा फुटवर्क है, स्वीप अच्छा अप्लाई करते हैं, तो बड़ा टेस्ट हो जाएगा दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है टॉस है, जो भी टीम टॉस जीतेगी मुंबई में बैटिंग करेगी वो, क्योंकि वहाँ रन चेज हो नहीं रहे हैं नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर हमने देखा है, तो टॉस एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा पूरी रात जो है आज कमरे में सिक्का उछालने वाले हैं, क्योंकि टॉस बड़ा वाइटल है। टॉस अगर इंडिया जीत गया तो मुझे लग रहा है आधा मैच वो जीत जाएंगे। बिल्कुल आधा मैच जीत जाएंगे। और साथ ही साथ सर अब ये देखा हमने कि श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में, चलो उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ पारी खेली, श्रीलंका के खिलाफ पारी एक अच्छी खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठीक ठाक पारी उन्होंने खेली, पर अब ये न्यूजीलैंड है तो इनका रोल कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो जाता है। और श्रेयस अय्यर भी मान लीजिए अगर कुछ नहीं कर पाते तो फिर सारा दारोमदार एक बार फिर केएल राहुल और इन सब पे आ जाएगा, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार। श्रेयस अय्यर को तो कुछ नहीं करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी याद दिला देनी चाहिए तो थोड़ा सा अंदर से एग्रेशन आपका बाहर आता है ना, तो आप अच्छा करते हैं। कुछ क्रिकेटर होते हैं उनको पिन मार देना चाहिए यार, फिर शॉर्ट बॉल की तैयारी कर रहा है न्यूजीलैंड। मे बी रोहित शर्मा ने करा हो ऐसा, जाके गया देखना, फिर देखना कल बाउंसरें पड़ेंगी, तो वो अंदर से आपको थोड़ा सा फिर जगा देता है। तो टीम इंडिया तो देखिए जगी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 9 मैचेस जीत के आ रहे हैं, आपको कोई ऐसा लूप होल पूरे 9 मैच में नजर नहीं आया जिसको आप बताओ। इवन फील्डिंग, इवन कीपिंग आप देख लें कि राहुल ने जैसे डाउन से कैचेस पकड़े, हम सब तो सोच रहे थे कि रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, मे भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाए इंडिया को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर इंडियन टीम तैयार है। न्यूजीलैंड अच्छे क्रिकेट खेलती है, हम सब जानते हैं, फाइटर है उनके पास, एक से बढ़कर एक फाइटर्स है, और मुझे लग रहा है एक फाइटिंग टीम है न्यूजीलैंड, तो बड़ा मुकाबला होगा। और क्योंकि हम सब आए हुए क्रिकेट ग्राउंड पे प्रैक्टिस से देख रहे हैं क्रिकेट ज्ञान की टीम को लेकर, हम यहाँ पर आप पहुंचे, मेरे ठीक पीछे देखिए कोच साहब तो बता रहे हैं कैसे बैट्समैन आना चाहिए, तो कुछ ऐसी बैट्समैन की उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि लंबे लंबे चौके छक्के पड़े। और जिस तरह से आज मैं देख रहा था कि 2023 में सबसे ज़्यादा छक्के जो है इंडियन टीम ने लगाए, तो वो भी एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को बढ़ाते रहे और हम सब फाइनल में अगर पहुंचते तो एक बार फिर आएंगे क्रिकेट के मैदान पर, जहां से ढेर सारी बातें क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो अभी के लिए हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही।